बहन साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखा था, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लिया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के संविधान का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए ये प्रस्तावना होती क्या है, मतलब क्या होती है ये प्रस्तावना। तो देखिए, इतने से ही जानिए कि आशा करते हैं कि जितने लोग भी ये क्लास देख रहे हैं सभी लोग इंटर पास होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो जब इंटर हम लोग कर रहे थे तो उस समय एक हिंदी का जो पेपर होता है उसमें एक निबंध होता है ना। तो निबंध में कोई भी टीचर होता है तो सबको यही कहता है कि आपकी प्रस्तावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना जितनी ही अच्छी रहेगी उतने ही अच्छे आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। तो आपकी प्रस्तावना जितनी अच्छी रहेगी, कहने का मतलब है प्रस्तावना में ही लिखा रहता है कि आप निबंध में क्या लिखने वाले हैं, निबंध के अंदर क्या है ना। तो इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या संविधान हमारी जनता को, हमारे देश की जनता को देना चाहता है, किस हिसाब से हमारा संविधान हमारे देश को चलाना चाहता है, यह संविधान में है। लेकिन वह संविधान का एक छोटा सा सार हमारी प्रस्तावना में होता है ना। तो वही सब है प्रस्तावना। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या है कि प्रस्तावना ये जो चैप्टर है, ये वनडे एग्जाम से लेकर के जो सिविल सर्विसेज कोई भी एग्जाम हो, सबसे बहुत जरूरी ये चैप्टर है ना। छोटे अगर आप छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह चैप्टर बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या संविधान का भाग था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर हो गया है तो क्यों हो गया है ना। इसके अलावा इस प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है तो क्यों किया गया, और किया गया तो क्या क्या शब्दों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए एक्चुअल में क्या है प्रस्तावना जो है, तो प्रस्तावना का तात्पर्य संविधान की परिचय, मतलब पूरे हमारा जो संविधान है उसका परिचय, उसकी भूमिका और सार से है। मतलब पूरे संविधान में जो संविधान का जो परिचय है, भूमिका है, सार है, वह किसमें है, प्रस्तावना में ही छिपा हुआ है, प्रस्तावना में ही संलग्न है। ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना वह संक्षिप्त सार है जो बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। प्रस्तावना ही बता देगा कि हमारा संविधान कैसा होगा, मतलब कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी विचारधारा जुड़ी हैं, क्या हमारा संविधान अपने देश की जनता को देना चाहता है, कैसे देखना चाहता है, संविधान हमारी जनता को क्या देना चाहता है। कहने का मतलब है कि क्या ऐसी चीजें देना चाहता है कि आपस में लड़े, आपस में भिड़े, या फिर ऐसा देना चाहता है कि हमारे देश की सभी जनता एकजुट होकर रहे, एक सुर में रहे। आगे कैसे देखना चाहता है, मतलब सीधा समझिए कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वह हमारे देश के जनता को कैसे देखना चाहता, कैसे रहना चाहता है, यह सब बताती है। असलियत में हमारे जो देश की जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय है, भूमिका है और सार है। तो चलिए, अभी हमने ये देखा है। इसके अलावा अब एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं प्रस्तावना की। एक्चुअली जो परिभाषा है, आपको हर जगह अलग अलग परिभाषा मिलेगी। ये मैंने अपने हिसाब से एक छोटी सी परिभाषा बनाई है जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना ये उद्देश्य का, एक्चुअल में प्रस्तावना उद्देश्य का क्वेश्चन यहां से आते हैं आपके। देखिए, असलियत में क्या है, जो प्रस्तावना है वो है सर्वप्रथम, आप इतना जानिए कि भारत के संविधान सभा जो बन रही थी, तो संविधान सभा का काम क्या था, संविधान को बनाना, है ना। तो सर्वप्रथम संविधान की प्रथम बैठक कब बैठी, ये आपको जानकारी होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को। यह वह दिन है जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये प्रथम बैठक है ना। दिन सोमवार था, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए, इसके बाद हुई अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक हुई। इस सभा में अध्यक्ष चुने गए थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इसको स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, आप याद कर सकते हैं।
अब आता है तीसरा दिन 13 दिसंबर 1946। यह वह दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्तावना को रखा था पूरे संविधान सभा के सामने। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को बनाए और पेश किए जाने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। मतलब उस दिन 13 दिसंबर जो था वो पूरा दिन इसी उस पर था कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा के सामने। आगे देखते हैं, इसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947, इसको आगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। मतलब संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया है ना। अब आगे चलते हैं, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। मतलब अभी तक जितने भी संविधान बने हैं सभी संविधानों में सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान ने इसको स्वीकार किया था, अमेरिका के संविधान ने इसको जोड़ा था, है ना। इसके आगे देखते हैं अभी हम, देखो जिसे भारत के साथ साथ कई अन्य देशों ने भी अपनाया। ऐसा नहीं है कि भारत ने भर इस संविधान की प्रस्तावना को अपनाया हो, कई देशों ने संविधान की जो प्रस्तावना उसको जोड़ा है। आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान में कई बार संशोधन हुआ है। वर्तमान में 104 के संविधान हो चुके हैं, अभी संविधान और चल रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, यह संविधान संशोधन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है। इसी को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब छोटा, इतना ज्यादा संशोधन हुआ कि इसको हम छोटा संविधान कहने लगे हैं। और इस संविधान संशोधन द्वारा बहुत सी चीजें संशोधित हुई थी। तो इसके द्वारा ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के अलावा अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो इतना अब ये जान लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई है अभी मैंने, कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है। कितने विचारधाराओं शब्दों को जोड़ा गया है, 3, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्दों को जोड़ा गया था, तो 4 शब्द हैं, एक शब्द और भी है ना। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 4 शब्द हैं। और विचारधाराएं कितने वर्ष हैं, 3। ठीक है, इसको देखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसको आप इससे समझिए कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो कितनी जरूरी है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण है, इससे समझिए। एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है ना। ट्यूब का मतलब है हम जब बाइक चलाते हैं तो किसी की बाइक में ऐसा ट्यूब हो सकता है, किसी की बाइक में टायर हो सकता है और किसी की बाइक में ऐसा टायर हो सकता है ना। ऐसी बाइक जिसमें ये टायर लगा है वह बाइक हर तरह के रोड पर चल सकती है। कहने का मतलब है पहाड़ हो, अच्छा रोड हो, या फिर गड्ढे वाला रोड हो, या फिर गीली मिट्टी वाला रोड हो, मतलब कई प्रकार के जो रोड होंगे वहां पर इसकी ग्रिप संभल करके, पकड़ करके चलती है। इसी प्रकार हम देश को देख सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में इतने अच्छे विचार हुए हैं, या फिर इतने अच्छे विचार संलिप्त हैं हमारे संविधान में कि इतने साल के बावजूद भी, इतनी विविधताओं वाला देश होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश एकता के साथ खड़ा हुआ है। उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि अगर हमारी बाइक में ऐसा टायर डला है तो यह छोटे मोटे अगर गड्ढे भी आएंगे तो भी हमको फिसलने में संभावना होती है कि हम लोग फिसल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे देश में अच्छे विचार नहीं रहेंगे, हमारे देश में अच्छी बातें नहीं रहेंगी, तो हमारा देश एकता में ना रह करके कई भागों में टूट जाएगा। जैसे कि आप नॉर्मल चीज समझ सकते हैं, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। आने वाले कुछ समय बाद 2 भागों में बंट गया था, क्योंकि पाकिस्तान इतने ही सालों में अपने आप को नहीं संभाल पाया, है ना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि कई देशों को भी अपने साथ ले सकता है। चलिए ये छोटा सा उदाहरण है, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं आप, वो बनना चाहते हैं तो प्रस्तावना को याद कर सकते हैं। तो देखिए प्रस्तावना को याद करने का कोई वो नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल समझिए, इसी को हमें पढ़ना है पूरा, है ना। तो नॉर्मल आप इसको, चलिए देखो
प्रस्तावना हम देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने के लिए व उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 यह वह डेट है जिस दिन हमारा संविधान फाइनल बन चुका था। यह वह डेट है, मतलब सभी संविधान सभा के व्यक्ति बोलते हैं तारीख 26 नवंबर 1946 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है ना 2006 विक्रमी को एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना है जो कि पूरे संविधान के सार को इस छोटे से एक पेज में बना रखा है। इस भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, पहले ही पेज के बाएं ओर ये होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए प्रस्तावना के महत्व, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रस्तावना के महत्व क्या है? एक्चुअल में इसको हमें पढ़ना ये है कि प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मुख्य रूप से 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्व हैं। हम पहला ये देखते हैं कि हमारे संविधान के 4 मूल तत्वों में पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। मतलब क्या है हमारे संविधान का स्रोत, क्या है हमारे संविधान का स्रोत। इसके अलावा देखते हैं हमारे भारत के संविधान का स्वरूप और प्रकृति कैसी है ना। तीसरी चीज देखते हैं हमारे संविधान का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। इसके अलावा हमारे संविधान की लागू होने की तिथि। तो हमको संविधान की 4 चीजों को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वह हमारे देश की जनता है। ठीक है, हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान है, लेकिन संविधान के ऊपर अगर कोई भी चीज है तो वो क्या है? जनता है, हमारे देश की जनता है। तो देखिए भारतीय संविधान के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। मतलब भारत का जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान के लोगों से ही शक्ति अधिकृत करता है। तो भारत के जो सबसे पावरफुल है, जो अधिकार स्रोत है, वो क्या है? भारत की जनता। दूसरा देखते हैं भारत का संविधान के अनुसार उसका स्वरूप और प्रकृति कैसी है। इसको समझिए, प्रकृति का स्वरूप कैसा है। तो देखिए भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या इसको हम बोलेंगे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो हमारे देश का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसा है? एक संप्रभुत्व वाला है। मतलब ऐसा देश जो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, पूर्णतः आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखते हैं समाजवादी, मतलब हमारे देश की पूरी संपत्ति पर जो एकाधिकार होना चाहिए वह एक व्यक्ति का ना होकर के सरकार का है। उत्पादन से लेकर उपभोग, हर प्रकार की वितरण से लेकर हर प्रकार की जो संपत्ति है उस पर अधिकार किसका है? सरकार का है। पंथ निरपेक्ष, हमारा देश किसी एक विशेष धर्म पर डिपेंड नहीं है। जैसे पाकिस्तान है वह मुस्लिम देश पर है, इसी प्रकार कई देश हैं, इजराइल है यहूदी पर है। भारत हमारा किसी एक विशेष धर्म पर नहीं है। भले ही हमारे देश पर जनसंख्या बड़ी भारी मात्रा में जनसंख्या हमारी हिंदू है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक पूर्णतः संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र देश है ना। आगे देखिए लोकतांत्रिक, भारत में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार या देश को चलाते हैं। गणतांत्रिक, भारत का जो प्रमुख होगा वह किसी भी पारिवारिक रूप से नहीं होगा, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाला व्यक्ति होगा। यह हमारे देश के संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना की प्रकृति व स्वरूप है। आगे देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ना, तो उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है? बताता है कि न्याय दिलाते हैं। किस प्रकार के न्याय हो? सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तीनों प्रकार के न्याय दिलाने का काम करती है। इसके अलावा स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता हो? विचार, अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति, अपने बोलने की, विश्वास, किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं आप। धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जिस धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं या फिर उपासना। तो हमारा देश का जो संविधान है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा समानता, समानता किसमें? प्रतिष्ठा में, आपकी मर्यादा में, सम्मान में। इसके अलावा अवसर में, अवसर और प्रतिष्ठा में समानता
और आपको समान अधिकार दिलाता है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा होती है। आप भी जानते हैं, चाहे वो अंबानी का बेटा हो और चाहे एक मजदूर का बेटा हो, सभी व्यक्ति की बराबर वैल्यू होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, बराबर वैल्यू है हमारे देश में, है ना। राष्ट्र की एकता, हमारे देश में एकता देखी जाती है कि हमारा देश का जो संविधान है उसका उद्देश्य है कि राष्ट्र में की एकता बनी रही। ऐसा नहीं हो कि भारत पाकिस्तान की युद्ध हो गया हो और कुछ लोग पाकिस्तान की जयकारा लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। देश पहले होगा, इसके बाद दूसरी चीजें होंगी। अखंडता, है ना, और बंधुत्ता संविधान के उद्देश्य है व लक्ष्य है। इसके अलावा आगे देखेंगे हम हमारे देश की संविधान की जो लागू की तिथि है उसको भी देखेंगे। तो भारत के संविधान की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 दर्ज है। मतलब हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था, जो आंशिक रूप से लागू हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। पूर्णतः हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम आएंगे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला शब्द है संप्रभुता। देखिए, वैसे तो हमने नॉर्मल बता दिया है, लेकिन यह इतना आसान शब्द नहीं है जितने कि आप समझते हैं कि संप्रभुता मतलब मैं आजाद हूं, है ना। तो इसको हम बहुत गहराई से देखेंगे। तो देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले संप्रभुता, इसका आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, मतलब हमारा जो देश है भारत है वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर हर तरह से खड़े हुए, मतलब भारत को हम कह रहे हैं, भारत हमारा जो देश है वो किसी तरह से दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, पूर्णतः अपने ही पैरों पर हर एक डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखते हैं, ना किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। डोमिनियन का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो हर एक प्रकार के निर्णय लेने के लिए तैयार है, हर एक प्रकार के निर्णय लेने के लिए तैयार के साथ साथ आजाद है, मगर उस राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो उस देश का ना होगा, दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे कि भारत में हमारा सरकार बन गई थी, अंतरिम सरकार, लेकिन फिर भी मुख्य कौन था? ब्रिटेन का व्यक्ति था, है ना। तो डोमिनियन होता। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो डोमिनियन है, जैसे कि कनाडा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इनके आज भी जो मुखिया है वो ब्रिटेन है ना। आगे देखेंगे, भारत आंतरिक व बाह्य संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। आज भी भारत आंतरिक हो चाहे बाह्य, सभी प्रकार के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की ताकत रखता है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने देखा है कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के दौरान कई देशों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से भारत को धमकी मिली कि आप रूस की तरफ मत जाइए, रूस से आप नाता तोड़िए, लेकिन भारत वाले इस पर अड़िग रहे। उनको रूस के द्वारा जो मिलने वाली धमकी थी कि रूस से आप मत मिलिए, है ना, लेकिन भारत नहीं माना। भारत को जो मन अच्छा लगा वही किया। अमेरिका से मिल रही थी धमकी कि आप रूस से मत मिलिए, रूस से कोई चीज मत खरीदिए, लेकिन भारत नहीं माना। इससे हम कह सकते हैं कि भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, वह किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत पर कोई भी दूसरा देश अधीन नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका ने कह दिया ऐसा करिए, भारत नहीं करेगा, चल तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। कैसे है? क्योंकि हमारा देश क्या है? पूर्णतः आजाद है। आज भी अगर हम देखें तो भारत कुछ सालों बाद अगर जिस हिसाब से चल रहा है ऐसे चलता रहा तो भारत एक वीटो पावर वाला देश हो सकता है ना। आगे देखते हैं। देखिए, इस संप्रभुता शब्द को हम आगे देखेंगे। आयरलैंड, देखिए जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन उस समय 50 से अधिक देशों पर कब्जा किए हुआ था, 50 से अधिक देशों को गुलाम बनाए हुए था। जब 50 से अधिक देश गुलाम बने हुए थे तो उन देशों में क्या था कि ब्रिटेन ने क्या किया, एक संघ बनाया, राष्ट्रमंडल। उस राष्ट्रमंडल संघ के अंतर्गत सभी देशों को शामिल किया, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब शामिल किया तो उसी से आप समझिए 1948 में राष्ट्रमंडल से सारे रिश्ते तोड़ दिए। किसने? आयरलैंड ने। आयरलैंड ने पूर्णतः 1948 से राष्ट्रमंडल के सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो इसी समझ लीजिए कि आयरलैंड ने संप्रभुता हासिल कर ली थी। कब? 1948 में। इसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान ने 1956 तक, मतलब पाकिस्तान 1956 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक पाकिस्तान ब्रिटेन का डोमिनियन रहा। मतलब ब्रिटेन
मतलब पाकिस्तान का जो मुखिया था वो ब्रिटेन रहा 1956 तक। अब बात हम करते हैं अपने भारत की। तो भारत में क्या हुआ, वर्ष 1949 में, वर्ष 1949 का मतलब है जब संविधान कंटिन्यू बन रहा था, तो उस समय की बात है, जब संविधान लगभग बन चुका था तो उस समय की बात है। वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। देखिए उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन पर कई लोगों ने उंगली उठाई कि आपको राष्ट्रमंडल देशों के साथ शामिल नहीं होना था, क्या अब भी हम गुलाम हैं, क्या अब भी हम गुलामी करेंगे। लेकिन उस समय नेहरू जी ने जो बात रखी थी पूरे विश्व के प्रधानमंत्रियों के सामने, वो काबिल तारीफ थी। देखिए वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बन जाने के बावजूद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। याद रखना, भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया, पूर्णतः संप्रभुत्व हो गया, फिर भी वह राष्ट्रकुल का या राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। भारत राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्र के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखता है। मतलब भारत क्या है, अपने आप को इस संगठन का सदस्य तो मानता है, लेकिन वह पूर्णतः स्वाधीन राष्ट्र मानता अपने आप को। वह किसी के दबाव वाला देश नहीं मानता है कि अगर हम इसके सदस्य भी बन गए हैं तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में है। ऐसा नहीं है कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली है तो हम ब्रिटेन या ब्रिटिश का एक साम्राज्य का एक हिस्सा है ना। आगे देखते हैं, भारत ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रकुल यानी कि राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के रूप में सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पर स्वीकार करता है। केवल क्या प्रतीक हैं, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष हैं बस। इसके अलावा ये नहीं है कि आप हमारे देश में कुछ ऐसा काम करें कि हस्तक्षेप करें या फिर ऐसा काम करें कि हमें आपको मना करना पड़े। पूर्णतः आप हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए ब्लॉक हैं, है ना। आगे देखते हैं, उसकी यह शक्ति भारत गणराज्य के आंतरिक मामलों पर लागू नहीं होती। मतलब भारत के आंतरिक मामलों पर किसी भी प्रकार की ब्रिटेन की शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए भारत क्या है, एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न देश है। भारत क्या है, पूर्णतः संप्रभुत्व देश है ना। भारत खुद का अपना झंडा है, सब कुछ है, सरकार है, डिसीजन लेती है, हर प्रकार का है। दूसरा तरफ चलेंगे हम, अगर हम देखें श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो देश पूर्णतः संप्रभुत्व हैं लेकिन आंतरिक रूप से संप्रभुत्व नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो कि आंशिक रूप से संप्रभुत्व अपने आप को नहीं मानते हैं। जैसे कि चीन इनके ऊपर एक प्रकार से शासन करता है। कैसे शासन करता है, इनको बड़ी भारी मात्रा में लोन दिए हुए हैं, लोन के माध्यम से एक प्रेशर बनाता है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आज भी डोमिनियन का उदाहरण देखें तो डोमिनियन आज भी कई राज्य हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड आपका एक देश है ना, कनाडा आपका एक देश है ना, ऑस्ट्रेलिया आपके देश है, ये आज भी डोमिनियन है। किसके, ब्रिटेन के। तो आशा करते हैं कि आपको संप्रभुत्व शब्द सच में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये संप्रभुत्व शब्द। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए प्रस्तावना का एक दूसरा शब्द है समाजवादी, ठीक है। तो समाजवादी शब्द को हम देखते हैं। देखिए समाजवादी शब्द का तात्पर्य है कि देश के उत्पादन, मतलब जितने भी संसाधन हैं देश के उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो और निजी संपत्ति का लगभग उन्मूलन हो, ठीक है। देखिए देश के उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। जैसे कि जितने भी संसाधन है, वितरण है कि संसाधन है जितने भी हैं, सभी संसाधनों पर सरकार का एक अधिकार हो। आप भी देखते हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं, अब तो काफ़ी किराया ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको सबसे सस्ता जो किराया है वो ट्रेन का मिलेगा, है ना। मतलब सरकार जितने भी अगर आज भी आप सभी प्रकार की सिम यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे सस्ता पैकेज जो है वो BSNL का मिलेगा। सबसे सस्ता आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो सरकार के आधार से ही मिलेगी। जैसे आप राशन लेते हैं, आपको गेहूँ काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप राशन की दुकान पर जाएंगे, सरकारी राशन की दुकान पर, वहां पर आपको सबसे सस्ता गेहूं मिलेगा। कहने का मतलब है सरकार जब भी कोई काम करती है तो वो सबसे सस्ते दाम पर जनता के लिए काम करती है।
ठीक है, और निजी संपत्ति का उन्मूलन करती है। इसका मतलब है कि निजी संपत्तियों को बढ़ावा नहीं देती है भारत की अर्थव्यवस्था या भारत का संविधान। तो देखिए आगे देखते हैं, हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, ध्यान से सुनना, हमारा जो शब्द है समाजवाद, समाजवाद भी कई प्रकार के होते हैं, साम्यवाद समाजवाद होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद होता है ना, कई प्रकार के समाजवाद होते हैं। लेकिन हमारे देश का जो समाजवाद है वो कैसा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाना, बीमारियों को हटाना, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो यह हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद की का उद्देश्य है कि गरीबी को हटाना। गरीबी को कैसे हटा सकते हैं? जैसे मान लीजिए गरीबी को हटाने का जैसे आवास है, आप मामूली सी फीस केवल फॉर्म भर के अगर आप सच में पात्र हैं तो सरकार के द्वारा आप पात्र होंगे और आपको आवास मिल जाएगा, है ना। बच्चियों की शादी होती है या किसी की शादी होती है तो सरकार उसमें मदद करती है ना। इसके अलावा पढ़ाई शिक्षा, आपको 8 तक की शिक्षा एकदम फ्री है, और अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो आगे भी सरकारी स्कूल है, आपको फ्री में पढ़ाई देती है ना। तो सभी प्रकार के सरकार गरीबी को हटाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करती है जिससे कि लोग जागरूक हो और लोग ऊपर उठें। बीमारी, कई प्रकार की बीमारी फैलती है ना, बीमारियों को अलग करती है सरकार। जैसे अभी कोरोना था, सरकार ने पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में फ्री में वैक्सीन लगवाई। अवसर की असमानता, है ना, जितने भी अवसर हैं, किसी के साथ ये नहीं होगा कि अगर कोई अवसर आया है तो एक समाज के, एक जात के, एक धर्म के, एक क्षेत्र के या एक जन्मभूमि, जन्म स्थान के व्यक्तियों को दे दिया जाए। सभी जाति के, सभी धर्म के व्यक्तियों को उसमें रखा जाएगा, चाहे वो महिला पुरुष, सभी को एक साथ देखा जाएगा, है ना। भारतीय समाजवाद यूरोप समाजवाद से थोड़ा सा अलग है। देखिए इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। भारत का समाजवाद जो है वो यूरोप के समाजवाद से काफी अंतर है। यूरोप का समाजवाद कहता है कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति को बढ़ावा नहीं देगा। यूरोप का, भारत का समाजवाद सरकारी संपत्ति को तो देता ही ध्यान, लेकिन निजी संपत्ति को भी थोड़ा सा बढ़ावा देता है। लेकिन यूरोप का जो समाजवाद है वो पूर्णतः से ही निजी संपत्ति का उन्मूलन करता है। इसी को आप इससे समझ लीजिए, विश्व के 10 सबसे अमीर व्यक्ति, विश्व के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में मुश्किल है यूरोप का एक व्यक्ति होगा कभी आपको देखने को मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। पूरे यूरोप का, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी देश हैं, रूस भी, कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि विश्व के 10 सबसे अमीर देश व्यक्तियों में आए। लेकिन इन 10 में से आपको 6 से 7, हो सकता है 8 व्यक्ति भी कहां के मिले? अमेरिका के मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका कैसे देश है? पूंजीवादी कैपिटलिस्ट देश है। भारत कि व्यक्ति 1 या 2 कभी कभी रहते हैं, वो उसका रीजन ये है कि भारत समाजवाद के साथ साथ निजी संपत्ति को भी बढ़ावा देता है। जैसे अंबानी हुए, अडानी हुए, ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के साथ मिलकर के या सरकार के जो नीतियां हैं उनके साथ चल करके निजी संपत्ति को भी बढ़ाते हैं। तो यूरोप के जो विचारधारा है समाजवादी, वो इस तरह की है कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति को नहीं रख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के पहले भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। तो देखिए इसको देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। कहने का मतलब है भारत के मूल संविधान में समाजवादी शब्द कहीं नहीं जोड़ा गया था, लेकिन समय के साथ साथ, समय की मांग के हिसाब से देखा गया। तो दूसरे शब्दों में बात करें, पहले संविधान में अंतर्निहित थी, मतलब संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा नहीं गया था, लेकिन उसमें पहले से ही वो थी। उसे स्पष्ट रूप से कब जोड़ा गया है? 1976 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने, क्या हुआ 1955 में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके अनुसार उन्होंने समाजवादी शब्द को संविधान में जोड़ने का जोर दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग सरकारी संपत्ति को एक व्यक्ति के हाथ में ना, मतलब सरकारी जो संपत्ति है उसको बढ़ावा देंगे, और जब सरकार की संपत्ति एक साथ रहेगी तो जनता को देने में या जनता को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वितरण करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर ट्रेन है तो ट्रेन में सभी व्यक्तियों को कम से कम
पैसे में हम लोग सफ़र करवाते हैं, है ना। मतलब ऐसी चीज़, अनाज देते हैं, जो व्यक्ति गरीब है उसको हम देते हैं। मतलब अमीर व्यक्ति जो अमीर है उससे लेकर के गरीब व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही एक समाजवाद की विशेषता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अभी इसी में। देखिए 1991 में, एक सन है 1991, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था 1991 में। 1991 में आया था एलपीजी। एलपीजी का मतलब था कि हमारे देश 1991 तक विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं था। मतलब हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि हम विदेशों से ना तो कुछ चीज़ें खरीदते थे ना ले जाते थे, हम अपने देश में ही अपने देशों को बेचते थे। बस जो था यहीं की टेक्नोलॉजी थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब 1991 में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हुई थी, तो मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। तो देखिए 1991 में भारतीय राज्य में समाजवादी ढांचे में एक गंभीर परिवर्तन देखा गया। इस वर्ष में लागू हुई नई आर्थिक नीति में निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण पर अधिकतम बल दिया गया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने लगा था। मतलब कि हम लोग निजीकरण, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति अब रख सकते हैं। पहले व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं रखता था, तो व्यक्तिगत संपत्ति पर जोर दिया गया कि आप व्यक्तिगत संपत्ति रखिए। आप भी देखते हैं कि अगर आप एसबीआई बैंक जाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर आप जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, अगर आप एसबीआई जाते हैं लाखों करोड़ों का आपको लोन लेना, बैठे हैं आप, चले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप आईसीआईसीआई बैंक गए और आपने बता दिया कि मुझे 1 करोड़ का लोन लेना है, मेरी ये क्रेडिट है, तो ये मान लीजिए कि 5 मिनट नहीं लगेगा, मैनेजर साहब खुद बैठ के कॉफ़ी चाय तुरंत बैठेंगे, सर ऐसा कर लीजिए, ये आपको ये कागज़ लगेगा, ये कागज़ लगेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है प्राइवेट बैंक। तो निजीकरण बहुत जरूरी है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा भी निजीकरण जरूरी नहीं है कि हमारे देश की स्थिति खराब हो जाए। उदारीकरण का मतलब है, नॉर्मल चीज समझ लीजिए। उदारीकरण का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरने गए, फॉर्म में आपको ऐसे ऐसे कागज मांगे कि आप उनको लाने में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फाइनली क्या करेंगे, आप फॉर्म नहीं भरेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो जो प्रोसीजर होता है वो इतना सिंपल होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि आम इंसान को दिक्कत ना पड़े, है ना। इसके भूमंडलीकरण का मतलब है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, है ना। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था और इससे हमारे समाजवाद शब्द पे काफी जोर पड़ा, काफी हमारे इससे समाजवादी शब्द में काफी प्रभाव पड़ा, है ना। तो हमारी प्रस्तावना का तीसरा और महत्वपूर्ण शब्द है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। देखिए इसको समाजवादी शब्द को एक चीज याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए, पंथ निरपेक्ष, इसी को कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य की सबसे प्रमुख पहचान है कि यह ना तो किसी धर्म को अपना राजकीय धर्म मानता है। देखिए ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात है। जो देश पंथ निरपेक्ष राज्य है वह किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है। जैसे हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है, मतलब किसी भी धर्म या पंथ को नहीं मानता है। अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप हमारे देश आ सकते हैं, आप हमारे देश में रह सकते हैं। यहाँ कोई, अगर हम ये कहें भारत में भले ही 80% जनसंख्या हिंदू है, लेकिन हम अगर ये कह दें कि हमारा देश संविधान के हिसाब से क्या हिंदू राष्ट्र देश है, तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है कि आप ये कहें कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र देश है। संख्या के हिसाब से है कि हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये कहें संविधान के हिसाब से हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है, सभी धर्मों को हटा करके। तो हिंदू धर्म अकेला नहीं है, ये हमारा संविधान देता है आपको। देखिए, ना ही नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मैं हिंदू हूं, है ना, और मैं सिख धर्म को मानना चाहता हूं, तो मुझे पूरी आज़ादी है। मैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी से अनुमति लिए किसी भी धर्म में जा सकता हूं, किसी भी धर्म को अपना सकता हूं, है ना। इसके अलावा ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को बराबर दूरी बनाकर रखता है, मतलब किसी एक धर्म से नहीं मानता है ना, कि एक धर्म को लेकर चले। अगर वर्तमान में किसी भी समय अगर एक धर्म को लेकर के सरकार चलती है, तो इसका मतलब है वह संविधान को दूरी कर रहा है इस शब्द से, मतलब हमारे संविधान को पंथ निरपेक्ष शब्द से लगातार दूरी कर रहा है ना। अगर किसी एक धर्म की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान से सुनिए, हमारे देश के संविधान में
पंथ निरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय 1974 में यह कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है शब्द को स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। ध्यान से सुनिए, हमारे संविधान में कहीं पर भी मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, मगर हमारे संविधान में, मूल संविधान में 4 अनुच्छेदों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता जोड़ी गई थी। अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, है ना। तो असलियत में हमारे देश का जो संविधान है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 के रूप में हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता देखी। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा एक लाइन समझ लीजिए। अनुच्छेद 25 है कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म में आप उसकी उपासना, आप आचरण विचरण कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा क्या है, आप किसी भी धर्म में हैं, आप उस धर्म का प्रबंध कर सकते हैं, है ना। इसमें है कि आप करों की वसूली नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान में अगर आप कहें कि कोई मस्जिद बननी है और आप कहें कि मस्जिद जो बन रही है सभी धर्म के व्यक्ति पैसे दें और मस्जिद बनेगी, तो एक विशेष धर्म के प्रचार के लिए आप कर की वसूली नहीं करेंगे। 28 में क्या है कि सरकारी जो संस्थान है उन पर किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर सरकार द्वारा कोई स्कूल खोला गया है तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें सभी धर्मों की शिक्षा को जोर दिया जाएगा। सभी धर्मों मतलब किसी एक विशेष धर्म पर जोर नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 25 से 28 में था। अभी हम आगे देखेंगे एक एक अनुच्छेद को, हम एक एक क्लास से, हो सकता है एक क्लास में 2-2 क्लास में देखें, 2-2 3-3 अनुच्छेदों को, तो बहुत ध्यान से देखेंगे अभी हम अब आगे। तो देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में इसकी सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। याद रखना, भारतीय संविधान में पूरी अवधारणा क्या है, विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, मतलब किसी भी एक विशेष धर्म को ऊपर नीचे नहीं रखा गया। अगर आप सोचे हिंदू ऊपर है तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम ऊपर है ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को बराबर माना गया है हमारे देश के संविधान के अनुसार। उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। सभी धर्मों को समान बिल्कुल समर्थन प्राप्त है, कोई विशेष धर्म को नहीं है। अगर आप सोचे हिंदू ऊपर है कि मुस्लिम ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों को एक ही माला में पिरोया गया है। ये अब आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सी माला आगे है, ये फूल, ये माला है, ये फूल है। आप ये कह दे ये आगे है, ये कह दे मैं आगे हूं, मैं आगे हूं। इसी प्रकार से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है ना, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम आगे हैं, है ना। आगे देखते हैं। देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा टर्म है। देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य 3 तरह के राज्यों से अलग होते हैं। ध्यान से सुनिए, पंथ निरपेक्ष जो राज्य हैं वह 3 प्रकार के राज्यों से अलग होते हैं। देखिए कैसे अलग होते हैं इसको भी समझिए। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी को आपने सुना होगा, विश्व का सबसे छोटा देश जिसकी जनसंख्या 1000 से कम होती है, 962 होती है, कभी 862 होती है, कभी 800 या 900, मतलब कि 1000 से कम जनसंख्या वाला यह एक देश है। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस देश में केवल एक ही धर्म के व्यक्ति रहते हैं, केवल एक धर्म के व्यक्ति। इसके अलावा एक ही धर्म के व्यक्ति और एक ही जो इसके देश का जो संविधान है वो क्या है, उसी धर्म की एक धर्म बुक, उसी धर्म की एक किताब है जो कि संविधान के रूप में काम करती है। इस देश का जो मुखिया होगा वो केवल एक ही धर्म का व्यक्ति होगा, जो धर्म है, ठीक है। मतलब इस पूरे देश में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म के व्यक्ति हैं, एक ही धर्म का मुखिया, एक ही धर्म की किताब है। इस देश को किसी दूसरे धर्म से ना तो कोई मतलब है, ना ही कोई लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। तो एक हो गया कैसा, वेटिकन सिटी। दूसरा कैसा हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान साफ साफ कहता है कि हम मतलब इस्लामिक स्टेट है। वह सीधा कहता है कि हम केवल मुसलमानों की ही सुरक्षा को देखेंगे, जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं वह उनकी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, इनको कोई मतलब नहीं है। आप रहिए या ना रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। सीधा समझिए, भारत जैसा देश
आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सभी धर्मों को बराबर एक समतुल्य करके रखता है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश कैसा है कि केवल एक धर्म के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता, बाकी उनको किसी भी दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। तीसरा, रूस एक ऐसा देश है जो कि साफ साफ कहता है कि धर्म जो है उसको धर्म के नाम से कोई मतलब ही नहीं है। जो धर्म की बात करेगा जाइए आप यहां से, है ना। तो रूस कैसा देश है, इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो यहां समझिए। और भारत कैसा देश है, एक जिसको सभी धर्मों से मतलब है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी पारसी, कोई भी विशेष धर्म का व्यक्ति हो, आइए आप, सभी को समतुल्य, सभी को बराबर माना जाएगा। तो देखिए 4 अलग अलग हैं। एक ही धर्म का व्यक्ति है, किसी से मतलब नहीं, एक धर्म से मतलब है, दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। रूस कैसा है, इसको धर्म के नाम की चीज से कोई मतलब ही नहीं है। भारत कैसा है, सभी धर्म के व्यक्तियों से मतलब है, सभी धर्म के व्यक्ति एक ही माला के रूप में ये मानते हैं। तो साथियों, आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत उसके प्रस्तावना को देखा, इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है। आने वाली क्लास में हम लोग प्रस्तावना में जुड़े हुए और शब्दों को देखेंगे, थोड़ी सी गहराई से देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, चलते रहिए।